हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यू जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक से बिलोंग करेंगे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ये हिंदी में होंगे सारे एमसीक्यू। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मैं उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको समझाया गया है हिंदी में। तो आप चाहें तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सिंधु घाटी को सिंधु घाटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई है, या फिर इसके जो अधिकतर शहर हैं वो सिंधु नदी के कोई ना कोई सहायक नदी के किनारे बसी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि हड़प्पा जो है वो पहला शहर है जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आंसर ए सही होगा। अब इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो तीसरा आता है, हड़प्पा की खोज किसने की गई थी। तो 1921 में हुई, की किसने थी? दयाराम साहनी ने। तो आंसर क्या सही रहेगा? ए सही रहेगा। दयाराम साहनी कब की? 1921 में। इसके बाद आता है मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदाड़ो की खोज की थी R.D. बनर्जी ने। किसने की थी? R.D. बनर्जी ने। आंसर बी सही होगा। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है। तो अब मैंने नोट्स में आपको लिखवाया था 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप जो भी उस के आसपास लग रहा है वो सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व, जो कि बी ऑप्शन है, वो सही कहलाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, हमें अनुमान लगाया गया है। तो अनुमान में आप जो डेट आपको पता है उसके पास की जो डेट है वो सही होती है। तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि वहाँ के जो लोग मतलब सिंधु घाटी के लोग कांस्य का यूज़ बहुत किया करते थे, इसलिए कांस्य युग से संबंधित है। और किस काल से, अगर क्वेश्चन आ रहा है किस काल से है, तो आद्य ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से है। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे हिस्ट्री के पहले लेक्चर में। तो उसमें से आद्य ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी बिलोंग करती है। और इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि जो लिपि हैं, जो ग्रंथ हैं, वो जो लिखे गए हैं वो हम पढ़ नहीं सकते, इसीलिए आद्य ऐतिहासिक काल में वो आता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ग्रंथ हैं वो हम नहीं पढ़ सकते, इसीलिए आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो कौन सा है? मोहनजोदाड़ो बी। तो हमने अभी पहले क्वेश्चन देखा, तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? R.D. बनर्जी ने की। ठीक है, तो दो फैक्ट्स हो गए मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड। अब सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी है। तो गंगा, यमुना, सिंधु या सरस्वती। तो सिंधु घाटी से नाम से ही पता चल रहा है कौन? सिंधु। तो सिंधु नदी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है, हड़प्पा नगर सिंधु नदी के तट पर नहीं है, ये रावी नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, उसके तट पर स्थित है। कौन? हड़प्पा।
कौन सी सिटी? हड़प्पा सिटी रावी नदी के किनारे स्थित है। अब इसके बाद मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदाड़ो जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर। मोहनजोदाड़ो के यहीं पर 3 फैक्ट हो गए। सबसे पहला कौन? आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज करी। इसके बाद सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। इसके बाद ये कौन सी नदी के किनारे पर है? तो सिंधु नदी के किनारे पर है। ए ऑप्शन सही होगा 10th का। अब इसके बाद 11th वाला देखते हैं। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, देवताओं का नगर, समृद्ध नगर या फिर व्यापारिक नगर। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है इसको? इस वर्ड का मतलब भी मृतकों का टीला है, और दूसरी बात यहाँ पर बहुत सारे जो डेड बॉडीज़ हैं वो एक टीले की तरह एक के ऊपर एक रखी हुई मिली है, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान किस सामग्री से बने हुए बनते थे? तो लकड़ी से बनते थे, कच्ची ईंट से, पक्की ईंट से या फिर पत्थर से? तो काय से बनते थे? पक्की ईंटों से बनते थे। जिस तरीके से आज बनते हैं पक्की ईंटों से, उसी प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय भी पक्की ईंटों का यूज़ करके और घर बनाए जाते थे, इसीलिए बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे ज़्यादा समृद्ध सभ्यता कहा जाता है। अब इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? तो कैसी थी? अव्यवस्थित थी, गोलाकार थी, ग्रिड पद्धति से थी या फिर पहाड़ी से थी? तो ये ग्रिड पद्धति से बने हुए नगर थे। ग्रिड पद्धति मतलब चौकोर उसमें बनाए जाते थे, नाप कर बनाए जाते थे ग्रिड पद्धति पे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? कैसी रही थी? तो अविकसित, समान, उत्कृष्ट और अनुपस्थित। तो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट थी सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था। बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, इसलिए कहा जाता है कि वो उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था रही है सिंधु घाटी सभ्यता में। अब इसके बाद ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बाथ हमने ऑलरेडी पढ़ा था पहले के लेक्चर में कि मोहनजोदाड़ो में स्थित है। महान स्नानागार, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महान स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी इमारत कह सकते हैं, सबसे बड़ा जो स्थल है वो ग्रेट बाथ ही है। इसके बाद तो मोहनजोदाड़ो से हमने 4 फैक्ट्स देख लिए। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो की खोज की आर.डी. बनर्जी ने। इसके बाद सबसे बड़ा जो शहर है वो मोहनजोदाड़ो है। कौन सी नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद ग्रेट बाथ कहाँ है? तो मोहनजोदाड़ो में है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। वर्णमाला लिपि होती तो उसे पढ़ा जा सकता था, पर जो चित्र हैं वो आज तक नहीं पढ़े जा सके, वो समझ नहीं आए हैं कि उन्हें कैसा पढ़ा जाए, तो इसीलिए आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। चित्रात्मक लिपि थी इस कारणवश। इसके बाद सिंधु लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? इसका कारण बहुत पुरानी होने के कारण नहीं, लिपि अधूरी होने के कारण नहीं, द्विभाषी अभिलेख न मिलने के कारण, कोई भाषा नहीं थी, ये चित्रात्मक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा क्या थी? चित्रात्मक लिपि है, इसीलिए पढ़ नहीं सके, कोई भाषा नहीं थी उसमें, इसीलिए भाषा न होने के कारण या फिर द्विभाषी न मिलने के कारण। ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही रहा है। हम जितने भी अभी हिस्ट्री में देखेंगे उनका मेन आधार जो रहा मतलब जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, फिर वैदिक काल आएगा, फिर गुप्ता काल आएगा, इन सभी का जो मेन आर्थिक सोर्स रहेगा वो कृषि ही रहेगा। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं की फसल जो थी, गेहूं की फसल मुख्य फसल थी।
इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ए मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में सूती कपड़े भी मिले हैं, ये याद रखना। तो सूती कपड़े कपास से ही आते हैं, कपड़े वगैरह बनना कपास से ही होता है। तो मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? कपास की खेती के वो प्रमाण मिले हैं और सूती कपड़े भी मिले हैं। इसके बाद 21 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग किया जा रहा था? तो सिक्के नहीं थे, मोहरें यूज़ की जा रही थी। क्या यूज़ किया जा रहा था? मोहरें यूज़ की जा रही थी। 22वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस पदार्थ से बनी थी? तो एक पदार्थ होता है स्टेटाइड, ये आंसर नंबर सी। तो स्टेटाइड जो पदार्थ है उससे बनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों को। अब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा किससे संबंधित है? तो भगवान शिव से। पशुपतिनाथ जो हम बोलते हैं वो भगवान शिव को बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान शिव की पूजा या आराधना उस समय से होती आ रही है, ठीक है। पर ये याद रखिए कि मंदिर होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बस पशुपतिनाथ की मूर्ति और मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पर मंदिर होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु सर्वाधिक दर्शाया गया है? तो बैल दर्शाया गया। एक सींग वाला, मतलब कहीं कहीं पर आप पढ़ोगे कि एक सींग वाला जानवर, तो वो बैल ही है। बैल माना जाता है उसको, तो बैल सबसे ज़्यादा है। और गाय और शेर का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि होंगी पर कोई सबूत नहीं मिला है, ना कोई मोहरों पर उनका चिन्ह है और ना ही स्केलेटन वगैरह मिला है। तो गाय और शेर के बारे में नहीं पता चला। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो कांसा प्रमुख धातु थी, क्योंकि कांस्य युग से बिलोंग कर रही थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो कांसा मेन धातु थी। फिर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। आपको और भी ये लेक्चर देखना है, हैंड रिटन नोट्स देखना है, तो आप मेरे पहले के लेक्चर्स देख सकते हैं। 2 लेक्चर में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता हमने कवर किया है। स्थल वाइज एक एक जो मेन सिटीज़ है उसके बारे में मैंने बताया है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताई हैं। इजी भाषा में लिखा है तो आप इजीली याद कर सकते हैं। चलिए फिर 27 क्वेश्चन, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो काय के लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। बंदरगाह के होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भी सबूत मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? लोथल में। तो मेसोपोटामिया से बहुत ज़्यादा जो व्यापार है वो हो रहा था। मेसोपोटामिया या फारस, ईरान जो भी हम बोलते हैं, तो ईरानी सभ्यता को पहले मेसोपोटामिया बोला जाता था। तो लोथल में हमें जो मोहरें हैं वो मिली हैं, कहाँ की? फारस की या मेसोपोटामिया की। तो उससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। इसके बाद धोलावीरा किस नदी के किनारे पर है? तो लूनी नदी के किनारे पर है। धोलावीरा और लोथल दोनों ही लूनी नदी के किनारे पर हैं। इसके बाद कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। और कालीबंगा नाम से पता चलता है कि काली चूड़ी, तो इस कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो काली चूड़ी, इसीलिए चूड़ी भी हमें यहीं से मिली है, चूड़ी के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। फिर कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए, अग्निकुंड के लिए, ग्रेट बाथ के लिए या फिर गोदाम के लिए? तो अग्निकुंड हवन के लिए। बंदरगाह के लिए कौन सा? लोथल। ग्रेट बाथ के लिए कौन सा? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो अग्निकुंड कहाँ से मिला है हमें? कालीबंगा से। अग्निकुंड मतलब वहाँ के लोग हवन भी किया करते थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। हवन किया करते थे, मूर्ति पूजा हो रही थी, पर मंदिर होने के साक्ष्य नहीं है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में
शवों का दाह संस्कार कैसे होता था? केवल दाह संस्कार होता था, केवल दफन किया जाता था, दोनों, या फिर जल समाधि ली जाती थी? तो दोनों किए जाते थे, दाह संस्कार भी हो रहा था और दफन भी किया जा रहा था। इसके बाद R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? तो ये जो R37 कब्रिस्तान है ये हड़प्पा में मिला है। तो याद रखिए कि सारे फैक्ट्स मैंने पढ़ा चुकी हूँ आपको पिछले वीडियोस में, आप वो जाकर एक बार देख लीजिए और इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। जब वो वीडियोस आप देखेंगे ना तो इजीली ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व कर पाएंगे। R37 इकलौता ऐसा वर्ड था जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। ये एक कब्रिस्तान है, R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री मूर्ति किस रूप में मिली थी? तो मातृ देवी के रूप में मिली थी। किसके रूप में मिली थी? मातृ देवी। तो भगवान पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इसके बाद प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो ये भी मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल की प्रणाली कैसी थी? तो माप अव्यवस्थित थी? नहीं, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित थी। मानकीकृत थी। मानकीकृत मतलब मापन जो होता है वो और अच्छे से एक स्टेबल या फिर जो स्टेबल माप होता है ना उस तरीके का अनुमान लगा के नहीं होता था, एग्जैक्ट माप से होता था, मौखिक होता था नहीं, एग्जैक्ट माप से या मानकीकृत इसको बोला जाता है। मानकीकृत तो माप तो 16 किलो का सबसे कम का वाट मिला है। तो सबसे कम किलो का जो वाट है वो 16 किलो का है, जो कि हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अब लोथल में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य देखे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो वहाँ नाप तोल तो होगा, व्यापार बिना नाप तोल के होता नहीं है। तो वहाँ पर हमें क्या मिला है? वाट मिले हैं। तो सबसे कम किलो का वाट जो है वो 16 किलो का है। 16 में ही 16 को ऐड करते जाओ तो बढ़ता जाता है नाप, जैसे कि 16 दूनी 32 और फिर ऐड 16 करेंगे तो आगे मतलब 16 के पहाड़ से ही मतलब 16 बढ़ाकर बाट मिलते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का अनुपात कैसा रखा जाता था? तो ईंट का अनुपात 4:2:1 का रखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासन कैसा था? तो लोकतांत्रिक था, राज्यतांत्रिक था, केंद्रीकृत था या फिर अराजक था? तो ये केंद्रीकृत राज्य था, केंद्रीकृत राज्य माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, पर इनमें से जो मुख्य है वो जलवायु परिवर्तन बोला जाता है। विदेशी आक्रमण भी हो सकता है, महामारी भी हो सकती है, भूकंप भी हो सकता है, पर जो सबसे ज़्यादा ऐसा बोला जा रहा है तो वो बोला जा रहा है कि या तो कोई जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किन क्षेत्रों से होता था? तो मेसोपोटामिया, आपको बताया कि मेसोपोटामिया फारस जो ईरान है उसके सिक्के मिले हैं लोथल में, जिससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे किया जाता था? मेसोपोटामिया से किया जाता था। मेसोपोटामिया में सिंध सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? तो सिंध सभ्यता को मेसोपोटामिया में मेलुहा के नाम से जाना जाता था। तो सिंध सभ्यता को किस नाम से जाना जा रहा था? मेलुहा के नाम से। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार कहाँ से मिला है? तो अन्नागार मिला है हड़प्पा से। कहाँ से मिला है हमें? हड़प्पा से। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने की। क्या मिला? अन्नागार यहीं से मिला। R37 जो कब्रिस्तान है वो भी कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला।
अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी? संकरी थी, घुमावदार, चौड़ी व सीधी या कच्ची? तो चौड़ी व सीधी थी। एकदम 90 डिग्री के एंगल पर इनको बनाया जाता था। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में क्या अनिवार्य था? बालकनी, स्नानागार, आंगन, तहखाना। तो स्नानागार जो था वो अनिवार्य था, हर घर में बनता था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में शासन का प्रमुख आधार क्या हुआ करता था? धर्म हुआ करता था, सैन्य शक्ति, नगर प्रशासन या जनसभा? तो नगर प्रशासन हुआ करता था। हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर प्रशासन है वो बहुत अच्छा रहा है, नगर डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा है। उससे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको बहुत उन्नत सभ्यता कहा गया है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो विशाल सेना नहीं, सेना का कोई वो नहीं है। धार्मिक ग्रंथ नहीं। नगर योजना सबसे विशेष जो विशेषता बताई जाती है वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष नगर योजना बताई जाती है। वो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डेवलप था, ड्रेनेज सिस्टम सही था, सड़कें सही बनाई जा रही थी, मकान जो थे वो पक्की ईंटों के बनाए जा रहे थे, ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था, और स्नानागार हुआ करते थे। अन्नागार मतलब जहाँ पर अन्न इकट्ठा किया जाता है। सभागार हुआ करते थे जहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं होते थे। तो ये बताया जा रहा है कि जो नगर योजना थी वो बहुत अच्छी थी, जो आज हमने अपनाई है, जो इतने सालों में मतलब हमने अपनाई है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तब से कर रहे थे। तो ये आखिरी क्वेश्चन था इसका आंसर सी, नगर योजना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टडी ऑरा को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और मैं और वीडियोस डालती रहूँगी। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे हिस्ट्री के बाकी टॉपिक्स के। अब सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो गया तो अगला टॉपिक जो आएगा वो वैदिक काल आएगा। तो फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस के सारों के नोटिफिकेशन मिलते रहें।